नमस्कार बच्चों। सेकंड पेपर के अंतर्गत आज हम निबंध चयनिका में संकलित निबंध पढ़ेंगे। काव्य बिंब, स्वरूप और प्रकार। यह निबंध डॉक्टर नगेंद्र का लिखा हुआ है और डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वे हिंदी के बड़े समर्थ आलोचकों और निबंधकारों में आते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को शास्त्रीय समीक्षा की दृष्टि से बहुत सारी अच्छी रचनाएं दी हैं, जैसे रस मीमांसा आदि उनकी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिनका आधार लेकर, सहारा लेकर हम आज भी अपने अध्ययन को ज़्यादा सरल और स्पष्ट बना पाते हैं। देखिए बच्चों, निबंध काव्य बिंब, स्वरूप और प्रकार। बिंब शब्द आपने कई बार सुना है और कई बार हम किसी कविता को पढ़ते हैं, गद्य को पढ़ते हैं, या यहाँ तक कि जब हम कोई बात इस तरीके से कहते हैं कि हमारी आंखों में उस चीज की छवि बन जाती है। इस छवि बनने को हम कहते हैं इमेज बनना, बिंब बनना। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है, हमने एक मुहावरा सुना है, क्या इमेज रह जाएगी, अर्थात क्या छवि रह जाएगी। तो बिंब शब्द या इमेज शब्द जो है वह साहित्य में और बोलचाल में कई रूपों में काम में आता है, लेकिन साहित्य में हम इसका अर्थ लगाते हैं किसी भी चीज का चित्र बनना। अब यह चित्र बनना जो है, यह चित्र इंद्रिय होता है, चाक्षुष हो सकता है, अर्थात वह चित्र हमारी आंखों में बने। ये श्रव्य हो सकता है, अर्थात हमें किसी चीज को पढ़ करके उसकी ध्वनि सुनाई दे, अथवा गंध की भी अनुभूति हो सकती है। कई बार हम गुणों की कल्पना करते हैं, जैसे यदि हम मानस पढ़ रहे हैं तो हम सीता के गुणों की कल्पना करते हैं, स्वभाव की कल्पना करते हैं। तो यह जो कल्पना में चित्र बनता है, इस कल्पना में बनने वाले चित्र को हम कहते हैं बच्चों बिंब। बिंब शब्द जो है हिंदी साहित्य में नया है, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में इसका प्रयोग बहुत पहले से होता रहा है। और हिंदी में भी अब हम इस शब्द को नया नहीं कह सकते, क्योंकि छायावादी काव्य जो है वह बिंबों से भरपूर है और उसकी बिंबात्मकता, छायावादी काव्य की बिंबात्मकता ही अपने आप में उसका बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी। तो बिंब जो है वह हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की देन आप कह सकते हैं। अब काव्य कला के संदर्भ में बिंब का प्रयोग आधुनिक ही है और यह अंग्रेजी शब्द इमेज का पर्याय है। ध्यान रखिए बच्चों, 1 नंबर के प्रश्न में कई बार पूछा जाता है यह इसका अंग्रेजी रूपांतर क्या है, तो इसका अंग्रेजी रूपांतर है इमेज। पश्चिम का आधुनिक काव्य शास्त्र इमेज अर्थात बिंब को काव्य का अनिवार्य माध्यम मानता है, उपकरण मानता है। उपकरण अर्थात है बच्चों साधन। उपकरण ही नहीं वरन काव्य क्रियाकल्प का अनिवार्य अंग मानता है। काव्य क्रियाकल्प अर्थात काव्य की जो प्रक्रिया है, काव्य के जो नाना रूप हैं, उन सब का एक अनिवार्य अंग मानता है। काव्य लिखा ही तब जाता है जब लेखक ने, कवि ने जो कुछ वह लिख रहा है उसकी कल्पना अपने मन में पहले से ही कर ली है। कला की सर्जना वस्तुतः बिंब रचना का ही नाम है, अर्थात कला तभी सार्थक है जब वह आपकी आंखों में कोई बिंब बना पाती है, आपके मन में कोई छवि बना पाती है। स्वभावतः पश्चिम की भाषाओं के आलोचना शास्त्र में काव्य बिंब का अत्यंत सूक्ष्म, विस्तृत और वैविध्यपूर्ण विवेचन हुआ है। अर्थात बिंब वहाँ केवल साहित्य में ही काम में नहीं लिया जा रहा, इमेज शब्द जो है वह केवल साहित्य में ही काम में नहीं लिया जा रहा, वहाँ अलंकार शास्त्र, मनोविज्ञान, नृतत्व शास्त्र, पुराण विद्या, समाज विज्ञान आदि कई सारी विद्याओं में, अनुशासनों में, विधाओं में इमेज शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम बात करेंगे साहित्य में इमेज किसे कहते हैं। बिंब का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वास्तव में इमेज के ही शब्दार्थ की व्याख्या अपेक्षित है। अपेक्षित है से मतलब है कि हम
बिंब को समझने के लिए बार बार इमेज शब्द को ही काम में लेंगे, क्योंकि बिंब शब्द जो है वह इमेज के ही पर्याय के रूप में हिंदी में काम में आता है। और प्रस्तुत संदर्भ में बिंब स्वतंत्र या मौलिक शब्द न होकर इमेज का हिंदी रूपांतर है। अब इस निबंध में डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत सारी व्याख्याएं, परिभाषाएं जो नाना प्रकार के डिक्शनरीज में दी हैं इमेज की, वे उन्होंने इसमें दी हैं। जैसे शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा है, किसी पदार्थ का मनश्चित्र या मानसी प्रतिकृति। मनश्चित्र अर्थात मन में जो चित्र बनता है वह, या मानसी प्रतिकृति अर्थात हमने जो आकार उसका मन में बना लिया है, मूर्ति उसके मन में बना ली है, वह इमेज कहलाती है। इसी प्रकार चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी कहती है कि कल्पना या स्मृति में उपस्थित चित्र या प्रतिकृति जिसका चाक्षुष होना अनिवार्य नहीं है, अर्थात हमारी कल्पना में या हमारी स्मृति में भी, हमारी याददाश्त में भी यदि कोई छवि बनी हुई है जो चाक्षुष अर्थात हमें देखने में स्पष्ट नहीं हो रही है, तो भी वह इमेज है। अंतर समझ गए होंगे बच्चों आप। पहली बार ये बात कही गई थी मनश्चित्र अर्थात हमारे मन में जो चित्र बना हुआ है। दूसरी बार जो बात कही गई वो यह कि हमारी स्मृति में जो बातें हैं वे भी इमेज के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से जैसे साहित्य में एक शब्द है मृत्यु के लिए निद्रा का प्रयोग करना, यह भी बिंब है। हम साहित्य में कई बार देखते हैं या पढ़ते भी हैं, चिर निद्रा में लीन हो गए अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से कुछ शब्द जो हैं वे किसी स्थिति का चित्रण करने के लिए काम में लिए जाते हैं, तो वे शब्द भी इमेज बनाने का काम करते हैं। नगेंद्र जी इसमें कहते हैं, इस प्रकार इमेज के पर्याय रूप में बिंब का प्रयोग सामान्यतः ठीक ही है और प्रस्तुत लेख में हम इसका इमेज के अर्थ में ही प्रयोग करेंगे। काव्य के संदर्भ में बिंब का प्रयोग प्रायः मूल अर्थ में ही होता है, अर्थात काव्य बिंब के परिभाषित प्रयोग इमेज का मूल अर्थ प्रायः सुरक्षित रहता है। पश्चिम के आलोचकों ने अर्थात पाश्चात्य काव्यशास्त्र जो है उसके आलोचकों ने काव्य बिंब की अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार अनेक परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। काव्य बिंब एक प्रकार का भाव गर्भित शब्द चित्र है। ये द पोएटिक इमेज में सी डे लिविस ने कहा है कि काव्य बिंब क्या है? भाव गर्भित शब्द चित्र, शब्दों के माध्यम से बनाया हुआ ऐसा चित्र जिसमें भाव भी निहित होते हैं। बिंब पदार्थों के आंतरिक सादृश्य की अभिव्यक्ति है। आंतरिक सादृश्य अर्थात उनके गुण की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार बच्चों जो परिभाषाएं दी गई हैं उन परिभाषाओं के आधार पर डॉक्टर नगेंद्र यह कहते हैं कि बिंब पदार्थ नहीं है। ये बिंदुवार में आपको भी जब भेजूंगी ई कंटेंट उसमें आप देख लीजिए। बिंब पदार्थ नहीं है बल्कि उसकी प्रतिकृति या प्रतिछवि है, अर्थात बिंब जो है वह हमारे मन में बनता है। सामने हम जब किसी चीज को देखते हैं तो हम उसे प्रत्यक्ष देखते हैं, उसके बाद उसकी जो छवि हमारे मन में रह जाती है वह उसका बिंब है। तो इस प्रकार से बिंब जो है वह प्रतिकृति है, पदार्थ नहीं है। प्रतिछवि है अर्थात उसकी जो छवि हमारे मन में बनी रह गई है वह है, मूल सृष्टि नहीं है। बिंब एक प्रकार का चित्र है जो किसी प्रकार किसी पदार्थ के साथ विभिन्न इंद्रियों के सन्निकर्ष से प्रमाता के चित्त में उद्बुद्ध हो जाता है। ये थोड़ी सी कठिन भाषा लग सकती है बच्चों आपको। अब पहले आप इन शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। प्रमाता का अर्थ है साहित्य को पढ़ने वाला पाठक। सन्निकर्ष अर्थात उसकी निकटता। अब आप इस पंक्ति का एक बार अर्थ देख लीजिए। बिंब एक ऐसा चित्र है
जो किसी पदार्थ के साथ हमारी इंद्रियों की निकटता के कारण जब हम किसी रचना को पढ़ते हैं तो हमारे मन में जाग जाता है। अर्थात बिंब ऐसा है कि जब हम किसी रचना को पढ़ते हैं तो पहले से हमने जो चीजें देख रखी हैं, मान लीजिए आप सुमित्रानंद पंत का काव्य पढ़ रहे हैं नौका विहार, उसमें चांदनी रात का चित्रण है, तो आपने कहीं नदी को पहले से देख रखा है, आपने चांदनी रात को देख रखा है, आपने नौका को भी देख रखा है। तो जब आप नौका विहार कविता को पढ़ते हैं तो आपके आंखों में उसका पूरा दृश्य बनता है कि चांदनी रात है और कुछ मित्र जो हैं वे नौका में बैठ करके नदी में विहार करने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार से आपकी आंखों ने अर्थात आपकी इंद्रियों ने जो कुछ अनुभव पहले से कर लिया है, चाहे वे आंखें हो, चाहे वो नासिका हो, चाहे त्वचा हो, चाहे कान हो, तो हमने जो कुछ अनुभव प्राप्त किए हैं उन्हीं अनुभवों को जब हम साहित्य में देखते हैं उसकी छवि हमारे मन में बनती है, तो वह छवि कहलाती है बच्चों बिंब।